नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि तिवारी और आप देख रहे हैं उम्दा न्यूज़। आज सासाराम के धर्मशाला रोड स्थित महात्मा गांधी के मूर्ति पर करहगर विधायक संतोष मिश्रा ने माला अर्पण किया। साथ ही साथ उन्होंने गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। माला अर्पण किए हुए हैं, लोगों को किस तरह से संदेश देंगे आप? देखिए, स्वाभाविक बात है, आज 150 साल से ऊपर हो गए हैं महात्मा गांधी की जयंती हम लोग देश में मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज इस दिन की जो महत्ता है उसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर हम अपने देश को, अपने प्रदेश को, हमारे देश के जो लोग हैं और ख़ास तौर से आज की जो हम लोगों की युवा पीढ़ी है उसे हम क्या संदेश देना चाहते हैं आज उनकी इस जयंती के अवसर पर, जहाँ की हम देख रहे हैं कि देश में कई सारी विचारधाराएं आज के समय में उद्वेलित हो रही हैं, अपने बात को कहने को आगे आ रही हैं। वहाँ मुझे लगता है कि आज 153 वर्ष के बाद जब आज हम उनकी 153वीं जयंती मना रहे हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत होगी कि कौन आज महात्मा के विचारों के साथ, कौन ऐसे लोग हैं जो कि खड़े हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो कि महात्मा की विचारधाराओं को छोड़कर अन्य जो विचारधाराएं हैं जिन्होंने उनकी हत्या की, नाथूराम गोडसे जैसे व्यक्ति, उनकी विचारधाराओं को कौन इस देश में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको ये आज हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है और जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, शहीदों के परिवार रहे हैं, आज देश में 75वां अमृत महोत्सव हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार धूमधाम से हर जगह सोच रही है कि अमृत महोत्सव, हर संस्थान को ये बोला जा रहा है, कहा जा रहा है। किस बात का अमृत महोत्सव, जब तक कि अगर महात्मा के सपनों को हम साकार नहीं कर सकते हैं अगर देश में, तो कोई अमृत महोत्सव मनाने का इस देश में कोई औचित्य नहीं रह जाता है। यही मेरा कहना होगा और आग्रह होगा देश के युवाओं से कि हम अगर महात्मा गांधी जिस प्रकार से अहिंसा का उन्होंने संदेश दिया, उस प्रकार की विचारधारा को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को प्रगति के मार्ग में ले आना चाहते हैं और देश को विश्व स्तर पर अपने देश का नाम हम ऊंचा करना चाहते हैं, तो महात्मा को हम छोड़ नहीं सकते और उनकी हत्या करने वाले लोग, उनके विचारों को नहीं मानने वाले लोग, उनके विचारों को लेकर हम आगे अपने देश में बढ़ नहीं सकते। उनका भी आज उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। निश्चित तौर में जिस तरह से किसानों की हालत है और उसी प्रकार से जवानों की हालत भी अगर देखें तो दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। जवान आज चाइना बॉर्डर पर देखें आप तो संघर्ष कर रहे हैं, चाइना के साथ हम अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे हैं, हम उनके साथ एक कड़ा रुख नहीं दिखा पा रहे हैं। क्या कारण है ऐसे, क्या मजबूरियां हैं हमारी सरकार की और देश में आज के समय में जो सरकार है, क्या ऐसा कारण है कि हम चीन को आंख नहीं दिखा पा रहे हैं? तो वहाँ जवान हमारे सफ़र कर रहे हैं। आपको विगत पिछले वर्ष पता होगा कि बिहार रेजिमेंट के 24 जवान शहीद हो गए थे वहाँ। तो कैसी क्या नीति है इस सरकार की कि जवानों की भी वही दुर्दशा है जो कि किसानों का है। किसान आज देखिए, आप कहते हैं, हम आप सभी ये सोचते होंगे कि जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं वो तो एक मुट्ठी भर किसान है, लेकिन वही मुट्ठी भर किसान पूरे देश में किसानों को आंदोलित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी भारत बंद हुआ था, कम या ज़्यादा कुछ नहीं होता है कि इतने लोग कम सड़कों पर उतरे ये बंद सफल नहीं रहा, लेकिन किसान आज पूरे देश में आंदोलित है। किसान को उसका एमएसपी नहीं मिल रहा है, किसानों को ये डर सता रहा है कि ये जो नए 3 कृषि कानून आए हैं, लेकिन भारत सरकार कह रही है कि किसानों के हित में मिल रहा है। नहीं, बिल अगर लाया गया है तो उसमें एक बात गौर करने की ज़रूरत है कि जिस प्रकार से आज आपको केंद्र सरकार का चेहरा, असली चेहरा सामने आ गया। केंद्र सरकार पैसे जुटाने के लिए, चूँकि पैसे नहीं है, जुटाने के लिए
अपनी संपत्तियां बेच रही हैं। उसी प्रकार से किसानों की ज़मीनों को भी लेकर क्या चाहती है केंद्र सरकार की किसान के जो खेत हैं, जो ज़मीन है, उसमें जहां वो अपना उत्पाद उपजाते थे, उन ज़मीनों को प्राइवेट कंपनियों को लीज पर देना चाहती है। उससे वो उत्पाद अपना उगाएंगे और वो किसानों का उत्पाद बाजार में बेचेंगे, तो किसान का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आगे कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि सारी ज़मीनें जिस प्रकार से परिसंपत्तियां बेचने की कोशिश कर रही है भारत सरकार, उस तरह से किसानों की ज़मीनों को भी लीज के नाम पर या उसको बंदोबस्ती के नाम पर लेके और प्राइवेट कंपनी को देने की कोशिश कर रही है। क्या ये पहले मंडी व्यवस्था को हटाना क्या इतना ज़रूरी था? इन किसान कृषि कानूनों के तहत मंडी व्यवस्था तो काम कर रही थी। अब ये तो बिहार का दुर्भाग्य है कि 2014 में ही नीतीश सरकार ने मंडी व्यवस्था ख़त्म कर दी थी। बाजार समिति, इतने बड़े बड़े आपके जो बाजार समिति थे जहाँ किसानों को कुछ उचित भाव, उचित मूल्य मिल जाता था, वो ख़त्म कर दिया बिहार सरकार ने। ऐसा पूरे देश में ये सरकार करना चाह रही है, तो किसानों का हाल आज हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए उसका कारण है, उजागर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपकी जो भूमिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो चौथा स्तंभ है, कहीं ना कहीं से चौथे स्तंभ को भी दबाया जा रहा है, मीडिया को भी दबाया जा रहा है और खबरें बाहर नहीं आ पा रही हैं, इसलिए लोगों को ज्ञान नहीं हो पा रहा। जब ये एक चीज जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दर्जा दिया गया और इनकी स्मृतियां 84 देश में लग चुकी है। ये देश के नेता नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेता भी घोषित हो चुके हैं और महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा मानी जाती है जो लोग जीते हैं। ऐसे में हमारे देश में इस इंसान के प्रति दो विचारधाराएं काम कर रही है। क्या ये विचारधारा कभी एक होगी भी? नहीं, निश्चित रूप से एक नहीं हो सकती है। एक वैसी विचारधारा जो कि महात्मा के प्रति हम अपने आप को समर्पित करते हुए, महात्मा की विचारधारा, अहिंसा की विचारधारा, भाईचारा की विचारधारा, शांति का संदेश, और एक तरफ उसके एकदम उलट जहाँ की महात्मा को किसी ने गोली मारी। जिस व्यक्ति को आप महात्मा कह रहे हैं, जो व्यक्ति पूरे देश में संत घोषित हो चुका, जिस व्यक्ति ने देश की हर एक लड़ाई, हर एक वर्ग को लेकर, हर एक जाति को लेकर, हर एक संवर्ग को लेकर, युवा, बूढ़े, बच्चे, सबको लेकर जिसने लड़ाई लड़ी, उसके उलट विचारधारा, वो कभी एक होने का सवाल ही नहीं होता है। ये मतलब ये केवल मेरे ऐसे विचार नहीं है। आप नाथूराम गोडसे को आप स्वीकार कर सकते हैं, जिन्होंने महात्मा की हत्या की, और जिन लोगों का उसमें हाथ रहा हो, देश ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसमें कोई केवल थोपने की बात नहीं है। आप महात्मा को फूल माला हम चढ़ा देते हैं, लेकिन उनको आत्मसात करने की हमने कभी कोशिश की है इन 75 वर्षों में? वही तो मैं कह रहा था कि अमृत महोत्सव मनाने का क्या तात्पर्य है, जबकि हम महात्मा गांधी के विचारधारा को ही नहीं आगे ला पा रहे हैं। उनको फूल माला चढ़ा, सरदार पटेल को उनकी मूर्ति बनवा दे रहे हैं उतनी ऊंची ऊंची, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी, जिस प्रकार से देश को एकता में पिरोना चाहते थे, एकजुट करना चाहते थे, क्या आज ये विचारधाराएं, जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, देश को बांटने का काम नहीं कर रही हैं? हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई अन्य जाति वर्ग हो, आप देखें हर जगह इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये तो सभी राजनीतिक दलों को, सभी पार्टियों को, सभी लोगों को एक मंच पर आकर ये सोचना होगा। एक बार ये खाली कर देने से कि हम महात्मा के विचारों को जीते और आत्मसात करने की बात नहीं, शब्दों में नहीं होना चाहिए। ये बातें हम लोगों को सड़क पे दिखनी चाहिए, संसद में दिखनी चाहिए, और लोगों को ये सोचना पड़ेगा। आज ऐसा लग रहा होगा कुछ लोगों के कारण कि उनकी बातों को, उनके विचारों को, उनके शांति के संदेश को, उनके अहिंसा के संदेश को घाटा बता रहे हैं लोग, लेकिन कल इस बात से जब हमें नुकसान होने लगेगा, उनको नुकसान होने लगेगा, तब उनको ये पता चलेगा कि महात्मा के विचार क्या थे, उनकी बातें क्या थी, उनको किस प्रकार से हमें
आत्मसात करना। जो वर्तमान की गवर्नमेंट है वो कहती है कि महात्मा गांधी का कॉल था कि जब देश आज़ाद हो जाए उसके बाद कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया। इसका सच्चाई कहाँ तक? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो अगर देखा जाए, कांग्रेस का मतलब समझने की जरूरत है। कांग्रेस का मतलब होता है समूह। कांग्रेस का मतलब है, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस जब बनी तो एक समूह को लेकर बना गया, उसमें हर तरह के लोग थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी से पहले भी लोग कांग्रेस पार्टी में थे। शुरुआत जब हुई कांग्रेस की तो एक अंग्रेज ने ही कांग्रेस पार्टी को की स्थापना करने में पहल की, और फिर उसके साथ जितने प्रबुद्ध उस समय भारतीय थे, लाला लाजपत राय सरीखे लोग, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, ये लोग आगे आए। और महात्मा तो उसके बाद, बहुत बाद में कांग्रेस के साथ जुड़े। कांग्रेस हमेशा से एक विचारधारा रही है। मैं कहता हूँ, कोई किसी को कोई नामकरण कर ले। राहुल गांधी को आज लोग पप्पू कहते हैं, उनकी ये बात गलत है, लेकिन अगर गंभीरतापूर्वक सोचा जाए तो राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो मुद्दे कहीं न कहीं सही आते हैं, किसी न किसी मानक पर खरे उतरते हैं। वो तो देश के लिए मुद्दे उठा रहे हैं। आज हमारी संख्या कम हो सकती है, इसलिए आवाज़ कम लग रही हो। कांग्रेस को मिटाया नहीं जा सकता, और कांग्रेस को कोई इस देश से, कांग्रेस को हटाया नहीं जा सकता है। ये बात मेरी नोट कर ली जाए। आज हो सकता है कि समय विपरीत चल रहा है, समय कुछ दूसरे तरीके का हो, लोग दूसरे तरह के लोग अपनी विचारधारा को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी, अगर 50-60 सालों का कांग्रेस का जो शासन रहा हो, उसमें कांग्रेस ने कोई विचारधारा थोपने की कोशिश नहीं की देश के नागरिकों में। आप जो है आज के समय में अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश कर रहे हैं, और ये विदित हो रहा है, ये लोग देख रहे हैं। और अगर लोग नहीं देख रहे होते तो बंगाल में जो सत्ता परिवर्तन हो रहा हो, या बिहार का जो जनमत आया, या अन्य प्रदेशों में भी, तमिलनाडु आप जाके देखें, अन्य जगहों पर देखें, ये तो इन लोगों से गुमराह होने की जरूरत नहीं है, डट कर लड़ने की जरूरत है। हम लोगों को और अपने लिए तैयार रहना होगा। बात इसकी होनी चाहिए। कौन कौन? हाँ, कन्हैया कुमार। नहीं, देखिए, कन्हैया को तो नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग का हमको, देखिए, मेरी आप पूरा वीडियो जेएनयू का देख लीजिए, किसने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग, उसमें तो हम लोगों को नहीं कुछ पता चलता है। कन्हैया ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कन्हैया किस विचारधारा से आए, लेफ्ट से आए, राइट से आए, सेंटर के हैं, उसकी बात नहीं है। आज उनको दरकिनार करने वाली उनकी पार्टी ही खुद थी। कन्हैया कुमार चुनाव लड़े लोकसभा का, सीपीआईएम सीपीएम के उस पर चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। हम लोग महागठबंधन में थे, उनका साथ नहीं मिल पाया महागठबंधन का उन्हें। तो कन्हैया को तो खतरा यहाँ के युवाओं से ही है, यहाँ के जो सो कॉल्ड युवा हैं उनको है। और कन्हैया ने स्वतः ज्वाइन किया है कांग्रेस पार्टी, उनको पसंद आया होगा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, उनको सही लगी होगी। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस एक समुद्र, जिस प्रकार से समुद्र को आप नहीं इस देश से मिटा सकते हैं, उस प्रकार से कांग्रेस को भी मिटाने की क्षमता किसी में नहीं है। और ये तो संकल्प हम जैसे लोगों को लेना। आज यहाँ के लोगों ने हम लोगों को मौका दिया, तभी तो कांग्रेस पार्टी का वजूद आपको इस ज़िले में भी, मतलब आप एक छोटे से ज़िले का एग्जाम्पल लेके देखिए, हमारे 2 विधायक हैं, कुछ न कुछ कार्यक्रम हम लोग कर ही रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग संदेश कांग्रेस पार्टी को और मजबूती से देना होगा। ऐसे विघटनकारी शक्तियों से हमें और मजबूती से लड़ने की ज़रूरत है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। पंजाब में रणजीत सिंह चन्नी की सरकार बनती है और एक तरफ सिद्धू जी और अमरिंदर जी चुनाव लड़ते देखिए एक बात, सडनली सिद्धू जी रिजाइन दे देते हैं कांग्रेस पार्टी से, इसके बारे में क्या बताएं? देखिए एक बात कहेंगे, अब ये तो सिद्धू जी पार्टी चलाने के लिए उनको पार्टी का मुखिया बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वो लोग ट्रेंड होता अगर सिद्धू जी अगर कहीं न कहीं
इस बात को नहीं समझते हैं। उन्हें पार्टी चलानी है, उन्हें सरकार चलाने के लिए नहीं मुखिया बनाया गया। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इसमें कांग्रेस पार्टी का आला कमान बहुत सख्त है उनके इस रवैये को लेकर। ठीक है, अगर तो लोग कहते हैं कि हमसे गलती नहीं हुई, हमने एक नेता देखा, उनको भार सौंपा, अगर वो अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते हैं तो आने वाले समय में वो नहीं रह पाएंगे। और पार्टियों से भी उनका क्या हाल हुआ है आपने देखा है। तो इसके लिए अलग अलग विचारधाराएं नहीं है। सिद्धू जी को स्थिर रहकर पार्टी को चलाना होगा, पार्टी चलाने का संकल्प लें सिद्धू जी। धन्यवाद। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।